प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्कार। और आज मैं एक नई भूमिका में हूँ। मैंने अवनीश भाई से छीन ली उनकी भूमिका। मैंने कहा कि आपने बहुत सवाल पूछे भाई साहब, एकदम हलकान कर दिया है सवाल पूछ पूछ के। आज अपन आपसे सवाल पूछेंगे और आप जवाब देंगे। अवनीश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रारब्ध के मंच पर। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। नमस्कार। आपसे उत्तर प्रदेश पर बात करेंगे। 4 जून को नतीजे आए और उसके बाद हड़कंप मचा और सबसे ज्यादा उंगलियां उठी उत्तर प्रदेश पर। मैं भाजपा और उसके समर्थकों के नजरिए से कह रहा हूं। कहा गया कि भाई उत्तर प्रदेश ने धोखा दिया, उत्तर प्रदेश ने बर्बाद कर दिया, वगैरह वगैरह। योगी आदित्यनाथ की साख पर भी सवाल उठने लगे। इकबाल उनका जो बुलंद था उस पर भी लोग उंगलियां उठाने लगे। करेक्शन के बिना बात नहीं बनेगी। तो अब 1 महीने जब उस नतीजे को आके पूरे होने ही वाले हैं, महज 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि कुछ कोर्स करेक्शन चल रहा है? बाबा जी ने कुछ डंडा उठाया है? जी व्यालोक जी, 4 जून का जिक्र आपने किया एक बार फिर। हालांकि आप देखिए, 1 महीने होने में मुश्किल से अंतिम दो एक दिन बाकी रह गए हैं। 1 महीने हो गए और इन 1 महीनों में कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 जून को नतीजे दिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनावी लिहाज से, उसमें एक ऐसी निराशा फैली जिसके बाद सबसे अच्छी बात यह हुई कि आत्ममंथन और चिंतन एक साथ पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, और पार्टी और सरकार तो छोड़िए, समाज के अंदर। जब मैं कहता हूं समाज के अंदर, तो चाहे वो कंटेंट लेवल पे सोशल प्लेटफॉर्म्स हो वहां, या हर तरफ चौक चौराहे। तो ये मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद मैंने एक ऐसा कोई राजनीतिक परिपक्व बिहेवियर देखा जिसमें जो पार्टी अंततः सरकार बनाने जा रही है वह भी अपनी खराब परफॉर्मेंस को लेकर विद इन द पार्टी चिंतित है, सरकार की मशीनरी वो चिंतित है, उसके नेता चिंतित हैं, उसके समर्थक चिंतित हैं, उसके समर्थक यूट्यूबर जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं, जिसमें व्यालोक और अवनीश शर्मा जैसे लोग आते हैं, वो 73-74 वीडियो 1 महीने में कर डाले बैठ के कि उत्तर प्रदेश में हार के कारण क्या है। उसी के साथ पार्टी ने औपचारिक लेवल पर समीक्षा बैठकों की बात करी, वो सारी चीजें हुई। साहब एक चीज देखिए, 1-2 घटनाएं मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर, देखिए चुनाव पार्टी लड़ती है, सरकार तो चुनाव लड़ती नहीं है व्यालोक जी। तो पार्टी के मुखिया यानी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका काम है कि वो संगठन को कैसे करें, लेकिन उसी के साथ साथ जिस पार्टी की सरकार रहती है चुनाव वो भी लड़ती है। भाई सरकार भी चुनाव लड़ती है। अब ये कुछ दर्शक कहेंगे कि अरे साहब ये कैसे होता है, कैसे सरकार चुनाव लड़ जाती है, बिना मतलब का पाखंड मत बतियाइए। अरे भाई, जिस पार्टी की सत्ता रहती है और उसके सत्ता रहते भले केयर टेकर मुख्यमंत्री हो चाहे कुछ हो, आचार संहिता लगी हो या कुछ हो, मैं उसकी बैड मशीनरीज पर नहीं जा रहा हूं, मैं बैड प्रैक्टिसेस पर नहीं जा रहा हूं कि कैसे सत्ता का हनक दिखाया जाता है चुनाव, ये सब नहीं। लेकिन फ्री एंड फेयर तरीके से भी कहें तो मुख्यमंत्री का दौरा होता है ना भाई, मुख्यमंत्री जाते हैं अपने पार्टी का प्रचार करके आ जाते हैं ना भाई, ये तमाम चीजें होती है। मुख्यमंत्री का अमला तो वही होता है, ऑफिस वही होता है, सब कुछ वही होता है, सरकार तय करती है पार्टी का। आप सोचिए, ये सीधे सीधे दखल है कि नहीं? पार्टी प्रोग्राम लगाती है कि फलाने फलाने जगह भाषण देने जाएंगे योगी बाबा मुख्यमंत्री, और सरकार उत्तर प्रदेश जो है वो पूरा व्यवस्था करती है कि ले फ्लीट दे फ्लीट, ये गाड़ी वो घोड़ा वो सुरक्षा कर्मी, तो ये सब होता है। पहला काम योगी आदित्यनाथ जी ने 4 जून के नतीजों के बाद, जब पहली कैबिनेट हुई, पहली कैबिनेट के पश्चात जब एक्शन के टेबल में आए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अयोध्या पर ही हाथ लगाया। वहां राजू, देखिए वो जो अयोध्या वाली समीक्षा बैठक में राजू दास के साथ जो कुछ भी डीएम का हुआ, वो जिस तरीके से सामाजिक विमर्श का हिस्सा बना, उसके बाद राजू दास को बुला के मुख्यमंत्री जी की मुलाकात होती है, मुख्यमंत्री जी से उनको फीडबैक मिलता है, वो सिविल सोसाइटी का फीडबैक मिलता है। उसके तुरंत बाद एक्शन पे आते हैं योगी अयोध्या को लेके, और वहां का लोकल मुआवजा, दुकानदारों का मामला, किराएदारी, बाकायदे उसको समय देना, और ये सारी चीजें। अब इसमें प्रभु श्री राम भी उनकी मदद कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अयोध्या पर ताबड़तोड़ फैसले लिए तो राम पथ में बड़ा सा गड्ढा हो गया, साहब धंस गया राम पथ जो बना हुआ था अयोध्या में। अब मजे की बात है, उसको बनाने वाली कौन है व्यालोक जी? उसको बनाने वाली गुजराती कंपनी।
अब बाबा का एक्शन देखिए। बाबा ने पहले आधा दर्जन इंजीनियर साहब को कहा कि भाई कौन सा काम किया, वो सस्पेंड किया साहब, बड़ी निर्ममता से सस्पेंड किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, बनाया किसने है, तो बाबा तो भाई बुलडोजर चलाने के लिए जानते हैं, योगी जी जाने जाते हैं। तो उन्होंने कहा किसने बनाया, बोला भाई साहब गुजराती कंपनी ने बनाया, बोला इसको पहले ब्लैकलिस्ट करो। तो आज की डेट में वो फर्म जिसने रामपथ बनाया और उसको धंसा दिया, देखिए सिविल का काम है, व्यापारी को हमने ठेके पर दिया, टेंडर दिया, वो काम नहीं हुआ, तो ये एक्शन, इसका महत्व तब बढ़ जाता है। व्यालोक जी जरा महीन सी बात है, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, स्टेप दर स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से योगी 4 जून के नतीजों के बाद एक हफ्ते के अंदर ही इन एक्शन ही नहीं सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, बल्कि योगी एक स्वतंत्र रूप से, अब दर्शक इसका जो भी अंदाजा लगाएं, अभी आगे बातचीत करूंगा तो उसमें पता लग जाएगा, योगी पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस अयोध्या के डीएम की अनुशासनहीनता के बाद इसी सोशल मीडिया से लेकर स्थापित मीडिया सब जगह यह बात हुई कि साहब डीएम इतना मनवर कैसे हो गया कि मंत्रियों की मौजूदगी में उसने अभद्रता की, अभी तक उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसके दिल्ली से रिश्ते और किस तरह का जो वरदहस्त है वो सब तलाशा जा रहा था। उधर योगी आदित्यनाथ मुआवजों और बाकी चीजें जिसको कि डीएम को कर लेना चाहिए वो फाइनल कर रहे थे। उसी के साथ जब राम पथ ढह जाता है, एक सिविल वहां पर गैर जिम्मेदारी वाला उदाहरण, एक घटना होती है तो उस पर एक्शन लेते हैं। उसके बाद अगला जो मौका उन्होंने आप देखिए, अभी तक ये था कि साहब बुलडोजर जो है वो चलाया जाता है विपक्षियों पर। अब मैं शुरू करता हूं, अचानक एक पार्टी प्रवक्ता के साथ लखनऊ एयरपोर्ट से निकलते हुए ट्रैफिक पुलिस के साथ कुछ बवाल हो गया। अरे साहब हजारों लोग एयरपोर्ट से रोज निकलते हैं, हजारों गाड़ियां रोज निकलती हैं, क्यों बवाल हो गया? जरूर कुछ न कुछ मामला रहा होगा, उसको निपटाया गया। मुख्यमंत्री जी फिर उसको मिलके उन प्रवक्ता महोदय से उसको निपटाते हुए देखे। उसके बाद साहब बाबा का बुलडोजर अभी बरेली, देखिए योगी आदित्यनाथ की ब्रांडिंग लॉ एंड ऑर्डर को लेके है और यही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है और उस पर कम से कम जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिखाई देता है। लेकिन किस तरीके से फ्री एंड फेयर तरीके से योगी जी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बरेली के एक पूर्व सांसद पप्पू भरतौल साहब, इनका नाम राजेश मिश्रा भी है, अब पता नहीं भरतौल पप्पू भैया के नाम से ही मशहूर होंगे, ऐसा बहुत होता है, गप्पू भैया पप्पू भैया। राजीव राणा इनका निकट सहयोगी, बरेली में अभी एक शूट आउट हुआ है और उसमें जो है वो नाप दिए गए, ये एक्स एमएलए थे साहब, इनका जो है बुलडोजर वाला कांड हो गया, बहुत आराम से हो गया। उसी के साथ एक घटना हुई कानपुर दक्षिण जिला का जो है जिलाध्यक्ष साहब शैलेश त्रिपाठी जी हूटर बजाए हुए कानपुर में घूम रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया। इन्होंने बड़ी धमकी हमकी अर्दब में लेने की कोशिश की है, घंटा पुलिस अर्दब में नहीं आई और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। तो न सिर्फ विपक्ष के जो भी दिखाई दे रहे हैं लाइन ऑर्डर के सामने स्थिति क्रिएट करते हुए उन पर कार्रवाई, उसके साथ साथ कुछ डीएम के ट्रांसफर हुए हैं साहब। प्रशासनिक हलकों में ना एक एक एक्शन से चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं और उसकी मैसेजिंग होती है और सबसे बड़ी मैसेजिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चीफ सेक्रेटरी को नियुक्त करके दिया है। मनोज कुमार सिंह 88 बैच के अफसर हैं, बड़े सीनियर अफसर हैं, बड़े जिम्मेदार पदों पर काम किए हैं। इनकी पत्नी भी आईएएस हैं, दोनों दंपति आईएएस हैं। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन 2017 में जैसे मुख्यमंत्री आए, ऑफिस संभाला, दुर्गा शंकर मिश्रा, डीपीएस मिश्रा साहब जो है वो चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया, चलिए साहब। दूसरा एक्सटेंशन दिया गया, चलिए साहब। फिर तीसरा एक्सटेंशन उनको जो है वो लोकसभा चुनाव आ गए, उसके कारणों की वजह से 6 महीने का और दे दिया। तो 3 एक्सटेंशन के बाद डीपी मिश्रा साहब आखिरकार पिछली संडे को रिटायर हो गए, उनका अंतिम कार्य दिवस था। और मनोज कुमार सिंह, और एक चीज बताया साहब, ब्यूरोक्रेसी जो है ना मैसेजिंग से चलती है। मनोज कुमार सिंह का चीफ सेक्रेटरी के तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ द्वारा अपॉइंट किया जाना, मैं यहां यह बात कहते हुए उन बेशर्मों को एड्रेस नहीं कर रहा हूं जो मनोज कुमार सिंह के पीछे सिंह देख के और कुछ अन्यथा सोचे। इस तरह के भी गिरगिट हैं मौजूद, व्यालोक जी, इसी समाज में हैं। और योगी आदित्यनाथ जी को लेके इसी कांग्रेस ने, इसी विपक्ष ने किन किन नामों से उन सन्यासी को पुकारा है, यह भी इसी उत्तर प्रदेश ने देखा है। तो ये जो मैसेजिंग
हुई है ना, और कुछ डीएम के ट्रांसफर जो हुए हैं, अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो सब डिसीजन उसने उत्तर प्रदेश को ये मैसेज दे दिया है कि लखनऊ और दिल्ली के बीच संपर्क का मामला पिछले तरह अब नहीं रह गया है। मैं साफ तौर पे कहूं तो लखनऊ दिल्ली की छाया से मुक्त होते हुए दिखाई दे रही है। और चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री का अपना अपॉइंटमेंट है, इससे बहुत बड़ा मैसेज दिया है क्या लखनऊ को, क्या दिल्ली को। तो मैं ये कह सकता हूं व्यालोक जी कि योगी आदित्यनाथ अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और स्वतंत्र रूप से एक्शन मोड में है। अब इस स्वतंत्र रूप का परिभाषा और इसका विवेचन लोग करते रहे। और यहीं पर आगे जो मैं बात करने वाला था उसमें से एक बात की चर्चा आपने कर ही दी, क्योंकि मनोज कुमार इन्वर्टेड कॉमा में सिंह है और ये योगी आदित्यनाथ पर कई बार आरोप लगता रहा है कि उन्होंने ठाकुरवाद को प्रश्रय दिया है। बहरहाल एक मुद्दा यह है। दूसरे, वो जो बरेली वाले घटना की आप बात बता रहे हैं, तो उन साहब का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं ये मेरे अंधभक्त होने की सजा मिली है और मेरे पास सारे कागज हैं, लेकिन फिर भी बुलडोजर चला दिया गया और मैं भाजपा के लिए जान देता रहा और वगैरह वगैरह। अब दो चीजें आपसे जानना चाहता हूं कि योगी दिल्ली की छाया से मुक्त हो गए। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर कभी नहीं ये मानता था, कभी नहीं, कि योगी कहीं किसी तरह की छाया में। ये मुख्य सचिव वाला मामला है तो अब उसकी टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे हमेशा ये महसूस हुआ है, और चूंकि मैंने 6 महीने तक मुख्यमंत्री के यहाँ काम किया है, तो मुझे लगता है कि वो कभी किसी के प्रेशर में या दबाव में या इस तरह, हाँ उनके अंदर की राजनीति जो चलती रही है, जो समीक्षा बैठक हुई उसमें जैसे पत्रकारों की तरफ से बहुत पॉइंटेड आपसे 2-3 सवाल। पहली बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री गायब रहे, दूसरी बैठक में एक उप मुख्यमंत्री का कारण बता दीजिए। ये जो असंतोष पैदा होगा, सिंहवाद बनाम मिश्रावाद बनाम तमाम वाद, उससे कैसे निपटेंगे योगी, और आगे क्या उनके तल्ख तेवर इसी तरह 27 तक जाएंगे, बहुत सारी सफाई होगी, बहुत सारा अमृत भी आएगा जहर के निकलने के बाद, या कैसे देखते हैं, ये सवाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बात जो आपका था कि उनके ऊपर तमाम तरह के फलानेवाद, ढकानेवाद और या वाद वाह वाद का आरोप आएगा, तो ये तो मैं आपके ही शब्द ले लेता हूं और उसी को उत्तर के रूप में आप ही के तरफ फिर से वापस जो है वो चिपका देता हूं। आपने कहा कि आप जितना जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी के काम करने की शैली को, वो कभी किसी प्रेशर में नहीं आते, तो वो इस तरह के किसी आदवाद, परिवाद और विवाद के भी चक्कर में नहीं आएंगे। मैं आपसे कतई असहमत नहीं हूं कि योगी आदित्यनाथ जी पर कभी कोई प्रेशर नहीं रहा है, लेकिन जब आप प्रशासनिक अमला कोई चलाते हैं तो प्रशासनिक अमले में एक चीज जानते हैं, देखिए इंजन के उतने ही पार्ट होते हैं। अगर विश्व में एक कंपनी ने 10 लाख इंजन बनाए तो 10 लाख इंजन में अगर एक ही मॉडल के हैं तो पार्ट सारे एक ही होते हैं। यानी कि लोगों को यह पता हो जाता है कि अगर इंजन में खन खन की आवाज आ रही हो तो किधर से आ रही है, और ठन ठन की आवाज आ रही है तो कौन सा नट बोल्ट उसका गड़बड़ है। इसी तरीके से प्रशासनिक कामकाज करने के तरीके को, मशीनरी को आप देख लेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि सरकार का तापमान इस समय क्या चल रहा है, ब्लड प्रेशर क्या है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, उसमें कितना आयरन है, कितना विटामिन है, सब पता लग जाता है। एक चीज बताएं आपको, यह योगी आदित्यनाथ जी की मतलब अद्भुत कौशल है उनका प्रशासनिक, कि वो बाबा बुलडोजर के रूप में जाने जाते हैं। जबकि अगर कोई ठेठ तरीके से ब्यूरोक्रेटिक कोड्स को डिकोड करे बैठ के लखनऊ में पिछले 7 सालों में, तो मैं अपने ऊपर गर्व नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें खाली फैक्ट के तौर पर आपको बता दे रहा हूं। आप भी राजधानी के पत्रकार रहे हैं साहब, सरकारों के आसपास खूब आपने घुमा है, और आप जिस 6 महीने की बात कर रहे हैं तो वो तो आप इंसाइडर थे, तो इंसाइडर को बहुत ज्यादा बाहर का नहीं पता चलता कि कितना तापमान है। लोग भवन के बाहर 43 डिग्री है कि 44 डिग्री है, लोग भवन वालों को थोड़ा कम पता चलता है व्यालोक जी, हैं। तो मैं आपको बताऊं कि साहब, 7 सालों से जिस मुख्यमंत्री के अपने एसीएस मुख्यमंत्री यानी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री लखनऊ से ज्यादा दिल्ली के प्रतिनिधि के तौर पर माने जाते रहे हों और जाने जाते रहे हों, ये माने जाने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने वही कहा कि नब्ज जानने वाले तुरंत पकड़ लेते हैं। ट्रांसफर्स कितने
लखनऊ से फाइनल होते थे और कितने दिल्ली से फाइनल हो जाते थे। मैं फिर ये साफ साफ तौर पर कह रहा हूं, डीपीएस मिश्रा साहब बहुत अच्छे कुशल अधिकारी, अपनी सीनियरिटी के बेसिस पर वो जो है चीफ मिनिस्टर सॉरी चीफ सेक्रेटरी हुए और उसके बाद उनके काम के आधार पर उनको दिया गया। तीसरी बार जो दिया गया वो तकनीकी वजह से दिया गया कि लोकसभा इलेक्शन आ रहे थे, ऐसे में यूपी जैसे बड़े स्टेट में कोई नया चीफ सेक्रेटरी लेवल पर परिवर्तन करना अच्छा नहीं होता, इस वजह से वो फैसला किया गया। लेकिन जिस तरीके से उनका रिप्लेसमेंट हुआ और उसी के साथ एसपी गोयल साहब, मैं तो नाम लेके कहता हूं साहब, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, वो एक लंबे पूरे कार्यकाल के बाद, जितने दिन के मुख्यमंत्री हैं उतने दिन के वो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं, तो वो अपना इतना लंबा कार्यकाल बिताने के बाद आखिरकार अब उनका दिल्ली का टिकट कट रहा है और वो दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। ये सारे संकेत जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद यह भी पूरे स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, जो समीक्षा रिपोर्टों में आया है पार्टी स्तर पर, उसमें भितरघात करने वाले लोगों की सीट दर सीट, जिला दर जिला, ब्लॉक दर ब्लॉक ये पहचान की गई है उत्तर प्रदेश की समीक्षा रिपोर्ट में पार्टी स्तर पर। और आपको निकट भविष्य में पार्टी के कुछ बड़े लोगों के खिलाफ, ओहदेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। कम से कम उनके इस तरह की जो अभद्रता है समाज में, वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसमें कि वो राजेश मिश्रा जो बरेली वाले हैं उनका मामला है, ये जो कानपुर में त्रिपाठी जी हैं इनका मामला है, ये जो राणा है उसका मामला है। तो इस तरह एक ही फ्रंट पर, और निश्चित तौर पर अब सीधे सीधे एक महक जो बदली है ना, सुनिए साहब, उत्तर प्रदेश की पूरी नौकरशाही एक ऑर्डर होते ही कल चीफ सेक्रेटरी का, वो समझ गई आइला अब हिसाब में रहो, आपको ब्यूरोक्रेसी में आमूलचूल परिवर्तन कल ही दोपहर को करंट हो गया साहब। वो तुरंत समझ में आ जाता है कि किस टंकी से पानी आ रहा है, कितनी हाइट से पानी आ रहा है, उनको तुरंत मैसेजिंग हो जाती है। और ये सिर्फ राजधानी पर नहीं, आज तहसील के और थाने के एक एक स्तर पर हो चुका है। इसलिए योगी आदित्यनाथ अपने जिस प्रशासनिक कौशल के साथ अभी तक चले हैं, अब वो सीधे सीधे बीमारियों पर काम करना, अब उन्होंने कीटनाशक, जैसे वो फागिंग के बड़ा शौकीन है योगी जी, और फागिंग करके उन्होंने डेंगू मलेरिया और तमाम जो है इतना घनघोर रूप से कंट्रोल किया है, वो फागिंग के गमक्सीन बहुत तेज छिड़कते हैं। तो ऐसे में इस तरह की कार्रवाइयां उनकी और तेज होंगी। और मजे की बात यह है, कोई इस बात पर गुमान न करे कि गैमेक्सिन हम कितना भी कीचड़ में जाके उधर जाके फंस जाएंगे और छुपा जाएंगे, वहां गैमेक्सिन नहीं पड़ेगा। भैया बाबा का गैमेक्सिन पता चला बुलडोजर पर चढ़ के कोई फेंक रहा है तो क्या कर लोगे, वो तो कहीं भी पहुंच जाएगा। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर अब एक, जिस तरीके से मैं एक राजधानी में बैठा हुआ जो एक तापमान महसूस कर पा रहा हूं ना, एक खुले खुले से योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं एक्शंस में। और सबसे बड़ी मैच्योर चीज मैंने ये देखा है कि यह सब कुछ अद्भुत पार्टी है भाई, भारतीय जनता पार्टी अद्भुत संगठन है, अद्भुत है इसके लोग, नो डाउट। बिना किसी बात बतौली, छोटे स्तर के नेताओं का छोड़ दीजिए, लेकिन शीर्ष स्तर पर बिना किसी बकलोली, बिना किसी इसके, आपने कहा था ना कि वो कौन सा खोजा जा रहा है, बकरा खोजा जा रहा है, बिना आकरे बकरे की खोजाई, यह सब कुछ बड़ा स्मूथ हो रहा है। और एक चीज बताऊं आपको, मैं जिस दावे से आपको ब्रेकिंग दे रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी छाया मुक्त हो गए हैं, अगर वो छाया चाहती कि मुक्त ना हो या वो सहयोग ना करती तो फिर यहां टसल सड़क पर दिखाई देता। ऐसी कोई मैसेजिंग नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है वो मैसेजिंग कम से कम इन एक्शन से हो गई। इन एक्शंस में अपने ही अनुशासनहीन नेताओं के खिलाफ भी इक्वल कार्रवाई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रायोरिटी है। आप गोलीबारी सड़क पर करेंगे, आपका नाम आएगा, तो आप वर्तमान विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, आप त्रिपाठी जी अगर हूटर बिना मतलब लगाएंगे तो चाहे त्रिपाठी जी हो चाहे कोई भी हो, दो त्रिपाठी जी यहाँ पर हैं, एक एयरपोर्ट वाले और दूसरे कानपुर वाले, आप भी नाप दिए जाएंगे। विपक्षी तो खैर कहते ही हैं कि भैया हमारा जन्म जो है वो 2017 के बाद इसीलिए हुआ है कि हम सुबह शाम बुलडोजर के खौफ में जीते रहे। तो ये एक्शन यत्र तत्र सर्वत्र है। और सबसे अच्छी बात है कि मैं स्पष्ट तौर पर एक बार फिर दोहराता हूं कि ये अद्भुत कोऑपरेशन है। भारतीय जनता पार्टी के ये संस्कार ही हो सकते हैं कि जहां ये सब कुछ बड़ी स्मूथली हो रहा है और बहुत पावरफुल तरीके से हो रहा है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तरफ योगी सरकार चल पड़ी है, उसके साथ संगठन भी दिखाई दे रहा है। और क्या लखनऊ क्या दिल्ली, सबका एक्शन एक तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सब कुछ बड़ा स्मूथली हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश भाई।
मैंने दरअसल मैंने इसलिए भी ये काम लिया था कि मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से पिछले 2-3 महीने से दूर हूँ, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा विस्तार से मैं जानूँ। और दर्शकों, आप लोगों को बहुत सारी नई बातें पता चली होंगी। अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपने प्रश्न पूछें। अवनीश भाई को तंग करें प्रश्नों से और फिर हम लोग बैठेंगे, फिर इस पर बातचीत होगी। प्रारब्ध को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें बढ़ाएँ। देखते दिखाते रहें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और आप सभी को मैं जय सिया राम कहता हूँ। कई बार जब मैं बोलता रहता हूँ तो मैं केवल इंगित कर देता हूँ, लेकिन वो आप सभी को नमन रहता है, नमस्कार रहता है। नमस्कार, प्रणाम।